हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में आगे समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने मतलब सामान्य जो बातें थी प्रस्तावना के बारे में उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज जो है संविधान की जो प्रस्तावना में जो क्या क्या कि प्रावधान दिया गया है, क्या क्या जो है कौन कौन से उपबंध रखे गए हैं, उनकी जो है शब्दशः व्याख्या करेंगे। एक एक शब्दों को जो है समझते हैं इसमें कि जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है, वह जो है प्रारंभ यहाँ से होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। तो यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए जो है हम भारत के लोग, तो इसको जो है सबसे पहले नीचे जो लाइनें दी गई हैं प्रस्तावना की, सबसे लास्ट की जो 3 लाइनें दी गई हैं उनसे जोड़कर इसको इस शब्द को जो है पढ़ते हैं, यानी हम भारत के लोग। तो नीचे क्या दिया गया है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन शब्दों की जो है व्याख्या देखते हैं। जैसे कि जो है हम भारत के लोग, यानी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती हैं। जैसा कि यहाँ पे जो 26 नवंबर 1949 जो तारीख दी गई है, यह तारीख जो है संविधान निर्माण की तारीख है। इस तारीख को जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जो है संविधान सभा में ये इसमें कहा गया है कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद जो है भारत के लोगों ने इस संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। अब यहाँ पे इन तीनों शब्दों की जो है व्याख्या देखते हैं। अधिनियमित मतलब जो है अधिनियम मतलब कि जो कानून जो है किसी विधायिका द्वारा बनाया जाता है या संसद द्वारा बनाया जाता है, उसको जो है अधिनियम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है देखते हैं अधिनियम जिस कि क्या अर्थ होगा, यानी भारत का संविधान जो है एक अधिनियम है। भारत का संविधान एक अधिनियम है, अर्थात एक कानून है, और इसको भारत की जनता ने अपने लिए बनाया है। यानी भारत का जो संविधान है एक अधिनियम, एक कानून है, और इसको भारत की जनता ने अपने लिए बनाया है, और जो है इसको भारत की जनता ने जो है स्वीकार किया है। यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि कानून कितने प्रकार का होता है। तो कानून जो है 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे हम सामंत महोदय का जो है रेफरेंस देख सकते हैं कि सामंत महोदय ने विधि यानी लॉ, यह कानून को 2 भागों में बांटा है, यानी 2 प्रकार की विधियों में बांटा है। एक सर्वोच्च विधि यानी सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ, जिसको इंग्लिश में अपेक्स लॉ कहते हैं या सुप्रीम लॉ कहते हैं। दूसरा कानून होता है अधीनस्थ लॉ। तो जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च लॉ है यानी अपेक्स लॉ है, और बाकी और जितने भी कानून है वो अधीनस्थ लॉ हैं। तो जो अपेक्स लॉ होता है वह जो है सबसे सुप्रीम लॉ होता है, और उसके विरोध में जो है अधीनस्थ कानून जो है कोई भी नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जैसे एक और ये भी देख सकते हैं कि जो कि मूल मानक, यानी जैसा कि जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है एक कि ज्यूरिस्ट है जो हेल्थ कंसर्न, इनको जो है पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा जो कि इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया यानी ग्रैंड नॉर्म्स का। तो जो हमारा संविधान है वो एक कि ग्रैंड नॉर्म्स है या मूल मानक है, जिसके विरोध में जो है कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है, या भारतीय संविधान के उल्लंघन में कोई भी जो है अधीनस्थ कानून नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार जो है इसमें जो है अधिनियमित के बाद जो है दूसरा शब्द देखते हैं अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है कि स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना, यानी कि जब भारत का संविधान जो है उसको भारत की जनता ने, हम भारत के लोगों ने दृढ़ संकल्प होकर भारत के संविधान को अंगीकृत किया यानी कि स्वीकार किया है, और दूसरा अधिनियमित यानी कानून के रूप में जो है बनाया है।
अंगीकृत करने का मतलब यहाँ पे वही हो जाएगा, स्वीकार करना। और जो तीसरा शब्द है वो आत्मार्पित करते हैं, मतलब कि जो भारत का संविधान है उसको जो है अपने को समर्पित करते हैं या अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं। इन इनका अर्थ यही होगा। आगे देखते हैं जो है कि संप्रभुता, एक है सॉवरेनिटी यानी कि संपूर्ण शक्ति, यानी संप्रभुता शक्ति जो है वह जो है किसमें निहित है। तो यहाँ पे जो भारत की जनता है, हमारी उद्देशिका में स्पष्ट रूप से ये जो है बता दिया गया है कि जो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वह भारत की जनता में है। क्योंकि भारत की जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है संसद में भेजती है और वही जो है सरकार चलाते हैं। और जनता को जो है मतलब कि 5 साल पे जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का जो है अवसर मिलता है। और अगर यदि जनता जो है किसी का शासन नहीं पसंद करती है तो वह अपने मतलब वोट के अधिकार से या राइट टू वोटिंग के तहत जो है उसको सत्ता से जो है हटा देती है। इस प्रकार जो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता से संबंधित जो है कुछ केसेस हैं उनको देखते हैं। तो संप्रभुता से संबंधित जो पहला जो है मामला आता है वो आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1982 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। एसपी गुप्ता का मामला जो है कई जो है पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि इसमें संप्रभुता के बारे में इस मामले में क्या कहा गया। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो है यह बताया कि जो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी है वह भारत की जनता में निवास करती है। यह इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ के मामले में जो है बता दिया है। एसपी गुप्ता का जो मामला है ये जो है इस केस को जो है जज स्थानांतरण यानी जजेस ट्रांसफ़र मामले के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो है यूपीजे और कई भी मतलब कई जुडिशरी एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि जजेस ट्रांसफ़र मामला किस मामले को कहते हैं। तो जजेस ट्रांसफ़र मामला या जज स्थानांतरण का मामला जो है उसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले को ही मतलब कि को ही कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है जजेस ट्रांसफ़र मामला है। दूसरा इसकी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसमें जो है पीआईएल का जो है इस केस में से जो है पीआईएल का जन्म होता है। और इसके जो है चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस पीएन भगवती थे, जिसमें जो इन्होंने मतलब कि इसमें मतलब कि पीआईएल यानी लोक हितकारीवाद या जनहितकारीवाद का जो है उत्पत्ति इस मामले में जो है जस्टिस पीएन भगवती द्वारा की जाती है। तो इस केस को आगे जो है अभी जो है जब और मतलब उच्चतम न्यायालय या अमेंडमेंट का जो चैप्टर है उसमें और डिटेल से मतलब कि इसको पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है जो है कि संप्रभुता जो है भारत की जनता में निवास करती है। अगला जो इसमें जो है मामला आता है संप्रभुता से संबंधित कि जो है संप्रभुता जो है किस में निवास करती है या संप्रभु शक्ति किस में है। तो जो दूसरा मामला है वो माधवराव सिंधिया वर्सेस जो है भारत संघ का मामला। ये मामला 1971 में आता है। इस केस का जो है उपनाम है प्रीवी पर्सवाद, यानी प्रीवी पर्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस मामले को भी जो है आगे के जो है चैप्टरों में मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि संप्रभुता के बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा। तो इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने संप्रभुता को 2 भागों में बांटा, एक लोकतांत्रिक संप्रभुता और दूसरा विधिक संप्रभुता। और न्यायालय ने यह बताया कि जो भारत में लोकतांत्रिक संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है या भारत की जनता में निवास करती है। दूसरी जो है विधिक संप्रभुता, तो विधिक संप्रभुता यानी भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान विधिक रूप से संप्रभु है। इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है करते हैं, इन शब्दों की व्याख्या को यहाँ पे हमने समझा और संप्रभुता के बारे में जाना कि संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। आगे संविधान के शब्दों की व्याख्या जो है
देखते हैं। यानी संविधान में अगला जो शब्द दिया गया है, हम भारत के लोग। भारत को, यानी यहाँ पे भारत से मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो भारत का राज्य क्षेत्र मतलब क्या होगा, या भारत किससे मिलकर बनेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। जो आर्टिकल 1 का 1 क्लॉज है, उसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो है इसके साथ ही जो है संविधान की अनुसूची 1 को भी देखना पड़ेगा, जिसमें जो है भारतीय राज्यों को दिया गया है। तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर जो भारत एक संघ बनता है, यानी यूनियन बनता है, उस पूरे क्षेत्र को भारत कहते हैं। भारत शब्द का मतलब जो है यहाँ पे इन अनुच्छेद 1 को देखने से और प्लस अनुसूची 1 को देखने से जो है स्पष्ट होता है। हमारी उद्देशिका का जो अगला शब्द है, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो अगला शब्द है, वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ होगा, ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वह जो है अपनी जो है जो उसकी आंतरिक नीतियां हैं या विदेश की नीतियां हैं, वो भारत किसी के मतलब विदेशी शक्ति के दबाव में आके नहीं बनाता है। भारत अपनी विदेशी नीतियों या आंतरिक नीतियों को बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र और सक्षम है। वह किसी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं है। जैसे कि भारत ना तो आंतरिक दबाव और ना ही किसी विदेशी शक्ति के दबाव में काम करेगा। भारत किसी विदेशी शक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेशी नीतियों को नहीं बनाता या अपनी आंतरिक नीतियों को नहीं बनाता है। इसका जो है एक अपवाद है, कॉमनवेल्थ की एक संस्था है। कॉमनवेल्थ वो संस्था है, इसमें 54 सदस्य जो है इसके जो है सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ में वे देश हैं जो है इसके ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उन सदस्यों का एक संगठन है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। और इसका जो है भारत भी सदस्य है। लेकिन इसकी सदस्यता भारत ने स्वेच्छा से ली है, किसी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं ली है। और इस संस्था की जो है सदस्यता यदि भारत चाहे तो छोड़ दे जो है, इससे भारत की संप्रभुता पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक जो है अपवाद है। लेकिन ये भी जो है भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि भारत इसका जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य रहेगा या नहीं। अगला जो शब्द है वह देखते हैं, समाजवादी। यानी समाजवादी का क्या मतलब है, समाजवादी राज्य क्या होता है। वैसे समाजवाद की कोई एक स्पष्ट परिभाषा देना मतलब कि कठिन है, क्योंकि जो है समाजवाद को जो है लगभग सभी देशों में समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हर परिस्थिति में इसका जो है अर्थ बदल जाता है। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि उत्पादन के मुख्य साधन है, किसी भी देश या राज्य के जो उत्पादन के मुख्य साधन है उस पे जो है सरकार का नियंत्रण हो, और सरकार जो उन संसाधनों को सभी नागरिकों को यानी समान रूप से जो है उनको वितरित करें। मतलब असमान वितरण ना हो कि जो है कोई मतलब जैसे अमीर है तो अमीर ही बनता रहे, गरीब है तो गरीब ही बनता रहे। जो राज्य होता है इस गरीबी और अमीरी के खाई को भरने का काम करता है, वो समाजवादी व्यवस्था लागू करके जो उत्पादन के संसाधन है उनका जो है अपने नियंत्रण में रखता है और सभी नागरिकों में समान रूप से वितरण करने का प्रयास करता है। जो समाजवादी शब्द है ये मूल संविधान में या मूल प्रस्तावना में नहीं था, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द के बारे में और स्पष्ट रूप से जो है हम पढ़ेंगे जो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें जो है, और इसके साथ ही अनुच्छेद 38 और 39 में जो है इस बात को बताया गया कि समाजवाद की स्थापना के लिए जो क्या मतलब लक्ष्य है उनको बताया गया कि उनकी प्राप्ति के लिए राज्य का क्या कर्तव्य है, वे मतलब कि क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे देश में एक समाजवाद की स्थापना हो सके, मतलब कि एक समानता आ सके, जो है सभी को पर्याप्त अवसर मिले और जो है पर्याप्त रूप से अपने मतलब कि अपना विकास कर सकें, या सभी जो है अपने व्यक्तित्व या अपने को डेवलप कर सकें।
तो यहाँ पे समाजवाद का यही मतलब होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है सरकार का उन पर नियंत्रण हो और वो पूरा प्राइवेट सेक्टर में ना मतलब चले जाए। इसीलिए जो है भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों जो है मिलकर जो है मतलब काम करते हैं या जो है लोगों को रोज़गार या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगला जो इसमें इससे संबंधित दो केस देख सकते हैं समाजवाद से संबंधित। एक सबसे पहला जो केस है वह एक्सेलवेयर भारत संघ का केस आता है। एक्सेलवेयर वर्सेस भारत संघ का मामला जो 1979 और सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जो है समाजवाद शब्द के बारे में जो है या समाजवादी व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि समाजवाद का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी कि जो मतलब कि न्यायालय जो है राष्ट्रीयकरण को जो है अधिक महत्व देना चाहिए और राज्य स्वामित्व को जो है अधिक महत्व जो है देंगी कि मतलब राष्ट्रीयकरण करना अच्छा है और समस्त संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। और दूसरा इसमें का जो है समाजवादी व्यवस्था से संबंधित जो दूसरा मामला आता है वो डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ 1983 का मामला आता है, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि समाजवाद का अर्थ है कि सरकार गरीबों की सहायता करे और कमज़ोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। समाजवाद का मतलब है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का जो है सरकार प्रयास करेंगे। यही समाजवाद है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया है। यहाँ पे देखते हैं अगला जो शब्द है पंथ निरपेक्षता। यानी पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब। यानी जो पंथ निरपेक्षता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है और यह भी मूल संविधान में नहीं था। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ जो होता है, यानी शाब्दिक अर्थ इसका जो है देखते हैं। पंथ का अर्थ होता है विचार, अर्थात विचार से परे। भारत का शासन किसी के विचारों से नहीं चलेगा, भारत का संविधान से चलेगा। राज्य का कोई अपना जो है धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देगा और ना ही हस्तक्षेप करेगा। इसका मतलब ये होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य और किसी धर्म को प्रश्रय भी नहीं देगा। और यानी कि राज्य जो है धर्मों के मामले में तटस्थ रहेगा कि ना किसी धर्म को जो है वो प्रश्रय देगा और ना ही उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति जो है समान व्यवहार करेगा या असमानता का भाव रखेगा। इसलिए जो है हमारा जो है देश में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। इसमें जो है पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो है कुछ मतलब केसेस हैं उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो केस है वो एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ का जो मामला है 1994 का मामला है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंथ निरपेक्षता है यानी सेकुलरिज्म जो है ये संविधान के मतलब का आधारभूत ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको संविधान में संशोधन करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है संतोष कुमार वर्सेस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो मामला आता है ये 1994 का ये भी है। इसका उपनाम है संस्कृत शिक्षा मामला। इस मामले में क्या था कि जो है विद्यालयों में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उसको लेकर इसमें जो विवाद हुआ था कि मतलब कि इसमें यह कहा गया था कि जो संस्कृत पढ़ाया जाता है वो सेकुलरिज्म को मतलब कि के विरोध में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है मतलब संस्कृत शिक्षा देना मतलब सेकुलरिज्म का जो है वो मतलब कि विरोधी नहीं है।
इसी प्रकार जो है अगला मामला भी हाल का निर्णय है अरुणा राय वर्सेस जो है भारत संघ का। इसमें जस्टिस धर्माधिकारी थे, जिन्होंने कहा है कि सेकुलरिज्म का जो है हमें जो है सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कि नागरिकों को मतलब कि धर्मों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, ताकि उसमें एक दूसरे के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो सके। इस प्रकार देखते हैं शब्द मतलब कि ये प्रस्तावना के जो है कितने शब्द हो गए। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता